बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रऊफ साहब। वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम आप तमाम देखने वालों को। और होना तो ये चाहिए कि हम हरमीत का रुख करें, और होता ये है कि हम पहले चल के इस्लामाबाद में जो गर्मा गर्म सियासी माहौल है उसका जिक्र करते हैं, लेकिन कल चूँकि पंजाब की सूरत हाल ज़्यादा गड़बड़ हुई है, ऐसा सियासी बुरान पैदा कर दिया है स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर ने कि मेरे ख्याल में जब तुम रन डाउन उतारोगी तो फिर हम पहले इसका रुख करेंगे। लेकिन पहले यही करेंगे, पहले हरमीत का हम रुख करेंगे। वक्त कम और मुकाबला सख्त, यानी कि स्टोरीज का मुकाबला हमारे पास सख्त है। सो अस्सलाम वालेकुम हरमीत, आप कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आपकी बात दुरुस्त है कि टाइम शॉर्ट है और मुकाबला बहुत वाकई टफ है, तो भाई कंटिन्यू करें आप। हाँ चलें, सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूँगी डेली डोज के साथ। हम बाद में आ जाएगा। सबसे पहले मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है और जो पंजाब असम्बली का एक तो अलामती इजलास हुआ, फिर अपने ही डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने ही कारकुनान के खिलाफ खारदार तारें लगा दी, वेल्ड करवा दिया, गेट बंद कर दिए, पुलिस खड़ी कर दी, रेंजर्स को बुला लिया। पता नहीं ये क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। बहरहाल हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है। एनीवेज, इसको हम डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में खुद नोटिस केस की समाअत, जो ऑलरेडी एक मामला सुप्रीम कोर्ट में है, उसकी भी समाअत का आगाज़ हो चुका है। लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हम इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे। सदर मुमलिकत ने 90 दिन में इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब भी आज हमारे साथ शो का हिस्सा होंगे। मुल्क में सियासी हलचल को अगर देख लें तो मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ, इनके सियासी लीडरान और तमाम सियासतदान, इनका मुस्तकबिल क्या होगा वी डोंट नो, लेकिन जानने की कोशिश करेंगे ना। जरा कोई सितारों के हवाले से देख लेते हैं, शायद वही कुछ बता सके। वैसे तो आम पब्लिक और इवन एनालिस्ट सब कंफ्यूज हो गए हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। हाँ, बस मेरा दिल करता है जो होना है बस अब हो जाए। ये बीज वाली सिचुएशन है, ये बहुत ज्यादा परेशान वो एक शेर बड़ा अच्छा है, वो याद आया, हालांकि वो थोड़ा सा जरा और तरह का है, लेकिन भारत के रात भर एक चाप सी फिरती रही चारों तरफ, जानलेवा खौफ था लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। तो अभी ये बहुत कुछ हो गया, ये नहीं हम कह सकते हुआ कुछ नहीं है। और वो खत के हवाले से भी इसमें आ गए कि रो पड़ेगा वो भी शायद खाली कागज देखकर, आखिरी खत में उसे मैंने लिखा कुछ भी नहीं। बट एनीवेज, अच्छा ये तमाम तर चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब हमने अपने शो के टेम्परामेंट को भी नॉर्मल करना है ना। सो मौसम की तब्दीली, ईद की आमद, ऑब्वियसली रमज़ान चल रहा है, ऐसे में कपड़े किस किस्म के पहने जाएं और लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या हैं, फैशन डिज़ाइनर को भी आज हमने शो पर इन्वाइट किया हुआ है। और भी बहुत सी चीज़ें आज हमारे साथ शो का हिस्सा होंगी। अभी हम शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे। और अगर हम देखें तो एक तरफ मुल्क में बहुत ज़्यादा सियासी बहरान है, सियासी हलचल है, इसी तरह से आईनी बहरान भी हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। एक तो जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को लेकर, जो कि उन्होंने कौमी असम्बली के इजलास के वक्त दी, उसके साथ साथ अब एक नया मामला खड़ा हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब असम्बली में अपने ही डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी, जिसके बाद एक नया आईनी बहरान जो है वो पैदा हो चुका है। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस साहब का इस हवाले से ये कहना था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि जो भी मामलात होंगे वो कानून के मुताबिक होंगे, बट ये हरगिज नहीं कहा गया था कि इजलास के अंदर वोटिंग भी होगी। बट एनीवेज, अच्छा जी, मेरे ख्याल में पहले चल के दोस्त मोहम्मद मजारी जो हैं डिप्टी स्पीकर, उनका एक शॉर्ट सुन लेते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। जैसे रोमा ने बताया कि क्राइसिस बहुत शदीद हुआ है, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद स्पीकर ने कर दी। उसने कहा जो पावर्स मैंने उसको दी थी वो मैं वापस लेता हूँ। स्पीकर खुद वजारत आला के उम्मीदवार हैं, इस हवाले से उनको स्पीकर नहीं होना चाहिए, लेकिन वो स्पीकर के मनसब के ऊपर बैठे हुए हैं। उन्होंने ही ऑर्डर करके सारा खारदार तारें लगवा दी, अपने जो मेंबरान हैं उनका दाखिला बंद कर दिया। अच्छा, और उनके खुद खिलाफ तहरीक अज़्म एतमाद आ गई, जिसको एंटरटेन नहीं कर रहा सेक्रेटेरिएट। वो लोग कह रहे हैं कि जनाब हम अज़्म एतमाद करना चाहते हैं स्पीकर के ख़िलाफ़ भी, जिसका मतलब ये है कि अगर वो जमा हो जाती है तो उनकी पावर्स भी सलब हो जाती हैं, वो कोई पावर अपने पास रखने के काबिल नहीं रहते। लेकिन इससे पहले की बात बनाएं, दोस्त मोहम्मद मजारी ने 6 तारीख को इजलास क्यों बुलवाया, इस हवाले से भी कंट्रोवर्सी है। उसकी वजह यह है कि जब स्पीकर ने उससे पहले ही एक रूलिंग ये दी गई थी कि 16 तारीख को इजलास बुलाया जाएगा, हालांकि ये जो ऑर्डर्स थे उसके खिलाफ था, चूँकि इन्होंने कोर्ट में ये वादा किया था कि हम
6 तारीख को इजलास बुला के वोटिंग करवा देंगे। लेकिन मेरे ख्याल में जो दोस्त मोहम्मद मुजारी के ख़िलाफ़ डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद किया है, स्पीकर ने पावर्स ले ली हैं, उस हवाले से देखते हैं। पहले दोस्त मोहम्मद मुजारी का थॉट आई चल के देखते हैं। तो कहता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हम अपने आप के लिए जितना कम प्रॉब्लम्स क्रिएट करें या प्रॉब्लम्स को ख़त्म करें उतना ही ज़्यादा बेहतर है। अब उसमें मैं क्या कह सकता हूँ, जो फोर्सेस नहीं चाहती कि ये चीज़ें स्मूथली चलें तो डिरेल वही कर सकते हैं ना। और उनको ये सोचना चाहिए कि पहले ही हमारे मुल्क में इतना ज़्यादा कियोस चल रहा है, मज़ीद मामला डिरेल। अच्छा रोमा, ठीक हो जी, गया। मैंने कहा बात यह है कि इस सारे क्राइसिस में जो सूरत हाल है, मुल्क बहुत ज़्यादा मुआशी बहरान का शिकार हुआ है। हमने कल भी बात की थी कि अरबों रुपए हमारे डूब चुके हैं सरमायाकारों के, स्टॉक एक्सचेंज बैठ गया है और रुपया मुसलसल वैल्यू होता चला जा रहा है। डॉलर को एक ऐसी उड़ान ऊपर भर रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं। कल हमने 186.20 की बात की थी, आज 187.50 तक पहुंचा हुआ है। खैर एनीवेज वहाँ पे 199 अरकान मौजूद थे फ्लैट एक होटल में लाहौर के, जिसमें उन्होंने वजारत आला के लिए जो कैंडिडेट थे हमजा शहबाज, उनके बारे में बात की, उनको मुबारकबादें भी दी। लेकिन इसकी कोई आनी हैसियत भी है या नहीं? बिल्कुल। हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद हैं एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस साहब। सो थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो सर। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, पंजाब असम्बली का जो अलामती इजलास हुआ, 199 के करीब अरकान थे जिन्होंने हमजा शहबाज शरीफ को वज़ीर आला मुंतखब करने की करारदाद मंजूर कर ली। सबसे पहले इस अलामती इजलास की कानूनी और आईनी हैसियत आपसे जानना चाहेंगे। अहमद अवैस साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? ठीक है। अच्छा। अहमद अवैस साहब से आगे चलकर बात भी करेंगे। वही बात सर, आप एक तो अपनी गुफ्तगू को जारी कीजिएगा और यहाँ पर ये बिल्कुल एक ये जो सिंबॉलिक हैसियत है जिसके बारे में मैं राना सनाउल्लाह साहब की भी एक स्टेटमेंट सुन रही थी और उनका ये कहना था कि नहीं ये सिंबॉलिक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। आपके वहाँ पर अरकान मौजूद थे, उन्होंने हमजा शहबाज शरीफ की हिमायत में वोट दिया है, तो ये तमाम तर मामलात को देखते हुए वो तो इसको बिल्कुल जेन्युइन करार दे रहे हैं। बट ऑब्वियसली चीज़ें ऐसे नहीं चलती, उनकी आईनी और कानूनी हैसियत हम आगे चलकर जानने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, ये अब क्लेम दोनों तरफ से होगा। ज़ाहिर है कि हुकूमत ये कहेगी कि जी इसकी कोई आईनी हैसियत नहीं है, और इसी बुनियाद के ऊपर मुनस इलाई ने और परवेज़ इलाई ने तंज़िया अंदाज में मुबारकबाद दी और उन्होंने कहा कि ये फ्लैटीज के वज़ीर आला बने हैं। बिल्कुल। एनीवेज, अभी अहमद अवैस साहब हमारे साथ शो में मौजूद हैं। अहमद साहब, थैंक यू सो मच सर, वेलकम टू आवर शो सर। यहीं से ये आगाज़ के पंजाब असम्बली का अलामती इजलास हुआ, 199 के करीब अरकान थे जिन्होंने हमजा शहबाज शरीफ की बतौर वज़ीर आला हिमायत की करारदाद को मंजूर किया। सबसे पहले ये सिंबॉलिक इजलास उसको कहा जा रहा है, इसकी आईनी और कानूनी हैसियत कोई है? अगर है तो क्या है सर? मेरे ख्याल में आवाज़ का भी मसला है, तो बिल्कुल वो थोड़ी देर में हम शामिल करने की कोशिश करेंगे उनको। मेरे ख्याल में हम अपने डेली डोज की तरफ चलते हैं इतनी देर में। बिल्कुल ठीक हो गया। अभी हम शो में आगे बढ़ेंगे और अपने डेली डोज की तरफ आएंगे। और डेली डोज में हमारे पास सबसे पहली स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल है, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल है। इसी हवाले से एक बच्ची जिसकी उम्र महज 12 बरस है, बट बचपन से ही स्पाइनल कॉर्ड के एक मरज़ में मुब्तला थी। अब हमारे यहाँ पर बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके बच्चे इस तरह से किसी न किसी बीमारी का शिकार होते हैं और वो उनको पढ़ाते नहीं, लिखाते नहीं, उनकी एक्टिविटीज़ का, उनकी वैसे फिजिकल हेल्थ का उस तरह से ख्याल नहीं रखा जाता और उनको वैसे ही छोड़ दिया जाता है। बस थोड़ा बहुत खाने पीने को देते हैं। बहुत कम होते हैं जो उनकी प्रॉपर नशोनुमा में उनकी मदद करते हैं। ये जो बच्ची है ये इतने मेजर डिजीज़ से गुजर रही है और गुजरती आई है। रीढ़ की हड्डी जिस पर आपकी पूरी बॉडी का दारोमदार होता है। बट एनीवेज, इस मरज़ के साथ इसने कुंग-फू सीखा और अब बहुत अच्छा खेलती है। जब इसने स्टार्ट किया तो इसकी वालदा का ये कहना था कि तुम नहीं कर सकती, तुम्हें तकलीफ़ होगी, तुम्हारा जो दर्द है वो इंटेंसिफाई होगा, मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अब इस बच्ची का ये कहना है जब मैं प्रैक्टिस करने जाती हूँ तो मुझे तब जो सुकून मिलता है वो दुनिया की और कोई चीज़ करके नहीं मिलता। ये तो हरमीत का कमेंट लेना चाहिए। हरमीत एक्सरसाइज करता है बहुत रेगुलर। मैं तो सुस्त आदमी हूँ, उस तरीके से एक्सरसाइज नहीं करता। लेकिन हरमीत रोज़ा बहुत मुश्किल काम है। वैसे अगर आप देखें तो फिर इस किस्म का एक्सरसाइज और आपको तकलीफ हो, जिस्म में कोई ऐसी तकलीफ में आप मुब्तला हो
और वहाँ पे जाके आप एक्सरसाइज या आप जो भी चीज़ें आप करें इस तरह की एक्टिविटीज़, तो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन यहाँ पे इस मासूम सी बच्ची को बंदा देखता है और ये कराटे करना या किंग फू या जो 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 चीज़ें हैं इसके रिलेटेड जो फिजिकल चीज़ें हैं वो एक्सरसाइज है, तो वो बड़ा ही मुश्किल काम होता है। लेकिन इस बच्ची को वैसे तो बड़ी हिम्मत है इस बच्ची की। वाकई बहुत हिम्मत का काम है और हम जैसे लोगों को इस बच्ची से इंस्पिरेशन और मोटिवेशन भी हासिल करनी चाहिए कि किस तरह से ये हिम्मत का मुजाहरा करिए। हम अच्छे भले होते हुए इतनी सुस्ती का मुजाहरा करते हैं, तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल स्टोरी है। अभी हम अगली स्टोरी की तरफ आएंगे और अगली स्टोरी हमारे पास इस हवाले से इंटरेस्टिंग है। ये भी हिम्मत की स्टोरी है। हिम्मत की स्टोरी है कि एक अमेरिकन खातून रेंजर्स में मतलब मुलाजमत करी थी, वहाँ का जो भी सिस्टम होगा उसके तहत 100 ईयर्स ऑफ एज, और अब आके इन्होंने 100 साल की उम्र में रिटायरमेंट लिया। मेरे ख्याल में 100 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेने वाली ये पहली खातून ही कोई होंगी। मतलब हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में 60 ईयर्स होता है, लोग इससे पहले भी रिटायरमेंट ले लेते हैं। कुछ हमारे यहाँ फील्ड ऐसी हैं जिनका दारोमदार ये होता है रिटायरमेंट उनकी परफॉर्मेंस से मशहूर होती है, जहाँ पे आपकी एक्सरसाइज बड़ी सख्त होती है। 100 साल, अच्छा 15 साल पहले इन्होंने ज्वाइन किया। अच्छा मुझे ना ये क्राइटेरिया वैसे समझ नहीं कोई आ रहा था। हाँ। कि मतलब हमारे यहाँ पर हम पाकिस्तान की अगर बात करें या दुनिया के दीगर ममालिक में भी एक स्पेसिफिक एज लिमिट होती है और उस दौरान आप किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने अगर पहले भी किया होगा तो मतलब 85 ईयर्स की एज में किया होगा, फिर 100 साल की उम्र में कोई एजाजी तो नहीं इनको कुछ नवाजा गया? पता नहीं कितने साल। हाँ, मेरे ख्याल में मुझे भी ऐसा लग रहा है रोमा के एजाजी तौर पर इनको, क्योंकि एज अगर आप देखें तो 15 साल कबल इनकी उम्र क्या थी, जाहिर बात है 85 ही होगी, और अब 100 साल में वो रिटायरमेंट ले रही है। तो मेरे ख्याल में ऐसा लगता है क्योंकि बॉडी या आपके फिजिकल वो एक्टिविटीज़ या अगर आप रखना भी चाहते हैं अपने आप को तो आप स्ट्रॉन्ग नहीं होते, मजबूत नहीं होते। और इस किस्म की जॉब जो रऊफ साहब कह रहे हैं कि वहाँ ट्रेनिंग बड़ी सख्त होती है। अच्छा, जाहिर बात है रेंजर और पुलिस ऑफिसर बात कर रहे थे जी बिल्कुल। अभी हम यहाँ पे अपने डेली डोज को लगाएंगे फुल स्टॉप और शो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जो बात हमने शो के आगाज में की थी। पंजाब असेंबली का जो सिंबॉलिक इजलास हुआ, इसके साथ एक नया आईनी बहरान जो है वो पैदा हो चुका हुआ है। ओवरऑल सिनेरियो पर गुफ्तगू करने के लिए एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस साहब इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद है। अहमद साहब थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले आगाज यही कि जो सिंबॉलिक इजलास हुआ 199 अरकान ने हमजा शहबाज शरीफ की बतौर वज़ीर आला पंजाब हिमायत की करारदाद मंजूर की। जानना ये चाहेंगे क्या आईनी और कानूनी हैसियत है इस सिंबॉलिक इजलास की, है भी या नहीं है सर? कतन इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ये आइन से बिल्कुल इनहराफ है हर लिहाज से। पहले तो तजलील है, एक प्रेस्टिजियस ऑफिस है MPA होना या MNA होना, एक नुमाइंदगी करना आवाम की, और उनको आप एक दड़बे में बंद कर दें और उनको पहरे लगा दें कि वो किसी से बात ना कर सकें, मिल ना सकें, यानी वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में उनको रखा गया हो, और उसके बाद आप बैठ के वहाँ अहमद अवैस साहब, लेकिन अहमद अवैस साहब डरबे में अगर वो अपनी मर्जी से बंद हो, जो वो तो हमने जो डरबे से अपने मर्जी से तो नहीं कोई बंद होता, नहीं विजुअल जो हमने देखे हैं वो नाचते गाते। एक इंसान का इनहेरेंट राइट है कि वो चले फिरे, अपने सारे फंडामेंटल राइट्स को एक्सरसाइज करे। उसकी इंटेग्रिटी के ऊपर अगर ऐसे डाउट करोगे कि ये मिलेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। देखे ना आप, ये उसकी बेसिक स्पिरिट पे जाएं पीछे। चलो वो बात आगे छोड़ गए, ये बात मैं बता रहा हूँ। अब दूसरी बात ये है कि वहाँ पे इन्होंने ओपन में वो बुलाया और वहाँ पे इजलास किया, इजलास करके उसको कहा कि ये हमारा प्राइम चीफ मिनिस्टर हो गया। इसका मतलब है कि आप एक पैरेलल सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, एंड इफ इट इज सो तो ये इनहराफ है कॉन्स्टिट्यूशन से। ये तो डिफेक्शन क्लॉज में आ जाते हैं। बिल्कुल ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, केओटिक सिचुएशन है जो पंजाब में पैदा हो रही है। अच्छा, ये केओटिक सिचुएशन जो है, ये केओटिक सिचुएशन जो है, इसमें आप ये बताइए कि जब स्पीकर ने अपने आप को वजारत आला के लिए अपना नाम पेश कर दिया तो वो अब स्पीकर नहीं रहे, इस हवाले से देखा जाए तो जब वो डिप्टी स्पीकर को हटाते हैं वो कौन से कानून के तहत होता है फिर? देखिए ना, उसके अंदर अगर उसके डिप्टी स्पीकर के खिलाफ उन्होंने एक नो कॉन्फिडेंस मोशन कर दी, फिर उसके बाद वो इनके असेंबली के पंजाब असेंबली के रूल्स पढ़े अगर, तो उसके अंदर तो वो एक पैनल ऑफ चेयरमैन है जो 4 बंदे इलेक्ट किए और बनाए होते हैं, वो उनमें से किसी को वो हाउस प्रिजाइड करने के लिए कहा जा सकता है। वो सारी चीजें डिफाइन है रूल्स के अंदर, ये तो कोई नहीं बात है।
क्वेश्चन तो ये है कि आप में इतनी पेशेंस होनी चाहिए, आप पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं कि आप अपनी एम्बिशन के आगे कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के बाहर फेंक देंगे, ये तो कोई तरीका नहीं है ना। क्या फर्क है कि वो जियाउल हक ने ये कह दिया था एक अरसे पे, आपको पता है कि जब वो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर था, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर था, उसने ये कहा एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए उस जमाने में कि व्हाट इज दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ बुकलेट ऑफ 10 to 12 पेजेस, आई कैन टेयर इट आउट एनी टाइम। ये जब ज़हनियत हो और आप जब इस वक्त हाई हॉर्स ऑफ एम्बिशन के ऊपर लस्ट फॉर पावर जो है उस पर आप बैठे हुए हों तो आइन तो बहुत छोटा सा आपको नजर आएगा सर। लस्ट ऑफ पावर जो है, हैसियत भी खत्म हो जाएगी। लस्ट ऑफ पावर जो है इसका तो पता ही नहीं चल रहा। मतलब ये है कि जो वजारत, ये दुरुस्त कह रहे हैं आप, हाँ। ये दुरुस्त कह रहे हैं। मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ कि ये बड़ी खतरनाक सूरत हालत जो डेवलप हो रही है, हाँ। और पाकिस्तान के लिए बहुत खतरा है ये जो बन रहा है। ठीक है, बड़ी मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लस्ट ऑफ ठीक पावर है, हम इसी की बात कर रहे हैं कि लस्ट ऑफ पावर जैसे परवेज़ इलाही के हवाले से भी हम देख रहे हैं कि सिर्फ इसलिए कि मैं वजारत आला का किसी भी तरह से मनसब संभाल लूँ, जो कुछ उन्होंने हथकंडे इस्तेमाल किए हैं वो किसी भी तरह से अप्रिशिएबल नहीं है, उसकी तारीफ नहीं की जा सकती। बिल्कुल सर, जरा हरमीत का एक क्विक कमेंट ले लें। जी हरमीत, आपने अहमद अवैस साहब की बिल्कुल, मुझे बड़ी क्या कहना चाहेंगे? जी जी, रोज साहब की बात अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी गई, सूरत हाल अगर हम देखें, एक तो पता नहीं पीटीआई को हुआ क्या है कि इस किस्म के हथकंडे जो इस्तेमाल हो रहे हैं, जो गैर आइनी भी हैं, गैर कानूनी भी हैं। और अगर हमने कल देखा डिप्टी स्पीकर का जो बयान था, या डिप्टी स्पीकर ने जो किया, फिर स्पीकर ने जो किया, तो ये सारी चीज़ अगर हम देखें तो एक गैर यकीनी सूरत हाल क्रिएट हो रही है। और पंजाब, अब वफाक के बाद पंजाब में भी ये सूरत हाल बन रही है। तो मेरे ख्याल में अवाम के लिए या मुल्क के लिए या सूबे के लिए ये कोई बेहतर सिचुएशन नहीं है, और वर्स्ट किस्म के हालात बनते जा रहे हैं। और इससे निकलना होगा, और निकलने के लिए कोई हिकमत अमली अपनानी होगी, चाहे अपोजिशन है या अब ये कह सकते हैं कि पीटीआई की जो हुकूमत है पंजाब में, इसमें ऐसा तरीकाकार लाएमल अपनाना होगा जिसमें जी रोग साहब। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि फौरी तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन हैं वो डिसीजन का फैसला आना चाहिए। आप ये देखो ना, मरकज़ भी हो गया, पंजाब भी हो गया, एक तरह से देखा जाए तो हुकूमतों के बगैर हैं, कोई हुकूमत नहीं है। कौन गवर्न कर रहा है? और जो मैं पहले कह रहा था कि उसके नुकसानात जो हैं वो डेवलपमेंट के ऊपर, इदारों के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर, और सबसे बढ़ के मईशत के ऊपर पड़े हुए हैं। मईशत आपने भी बात की थी, हमने भी बात कर रहे हैं कि हम जिसके बारे में अगर बात करें कि मईशत बिल्कुल डूबी हुई है, इतना ज़्यादा बहरान है कि जिसकी कोई हद नहीं। तो हम चलते हैं मेरे ख्याल में डॉक्टर मुजफ्फर चौधरी साहब, ताजिर बरादरी की अगर हम देखें, जी अगर ब्रेक नहीं लेना तो मैं अपना कमेंट पूरा करूं। ताजिर बरादरी की जानिब से भी बार बार अब कोशिश ये की जा रही है कि कोई हिकमत अमली अपनाई जाए, क्योंकि पैसा जो रकम है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो डूबती जा रही है। तो ऐसे में कई इदारों में हम देखते हैं कि कई जगह पे हम देखते हैं आम आदमी से मिलते हैं या खास आदमी से मिलते हैं, तो यही एक चीज हमें एक नजर आती है कि बेचैनी हर जगह में पाई जा रही है और काम रुके हुए हैं, थमे हुए हैं, रुके हुए हैं सारी चीजें। जी, रुकन कौमी असम्बली हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मजहर साहब। डॉक्टर मजहर इकबाल साहब इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो। सर, एक नया आईनी बहरान जो है वो जन्म ले चुका है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने ही डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई है। कल 199 के करीब जो अरकान थे मौजूद थे मकामी होटल में, जहाँ पर इन्होंने हमजा शहबाज शरीफ की हिमायत की है बतौर वज़ीर आला। इसकी कोई कानूनी और आईनी हैसियत नहीं, ये कहा जा रहा है जो कानूनी माहिरीन है उनकी जानिब से। आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। शायद अभी आवाज़ नहीं आ रही, तो हम अभी मिलाते हैं राब्ते को। लेकिन बहरहाल ये है कि कानूनी आइनी हैसियत जो है उसका तयन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी बुनियाद ये है कि इतना ज़्यादा क्राइसिस पैदा हुआ है, उस क्राइसिस में मतलब अब मुझे तो लगता है वो लीगल ईगल्स जिस तरह से होते हैं ना, उनके टकराव की सूरत हाल है। मैं भी पढ़ा था आते हुए टिकर्स मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, जिसमें यह था कि जी दलाइल एक तरफ के मुकम्मल हो गए हैं, दूसरी तरफ के दलाइल आज नईम बुखारी ने दलाइल देने हैं, बाबर अवान ने कल दे दिए थे, उसके बाद बैरिस्टर अली जफर साहब ने भी कल, अली जफर ने भी दलाइल दे दिए, और कुछ मतलब दलाइल आज होंगे। इसके बाद फिर काउंटर दलाइल होंगे।
अगर यानी counter बात यही है कि जो अभी हम अगर सुप्रीम कोर्ट वाले मामले को देखें तो वो तूल इख्तियार कर चुका है, लंबा हो रहा है, डेली अब समात आज तीसरा या चौथा दिन frustrate हो रहे है, हैं। लोग फ्रस्ट्रेट, और इस वक्त तमाम सियासी हलकों की, वैसे भी हमारे मुल्क के जितने भी लोग हैं, तमाम लोगों की नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पर हैं कि फैसला वहां से क्या आता है। और बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि आप जब इस तरह के मामलात को तूल देते हैं, लटकाते हैं, तो वो कोई अच्छी नहीं होती, कोई इतना अच्छा जेस्चर भी नहीं जाता, ना ही वो हमारे मुल्क की मुफाद में होता अब है। मसला ये है ना बहरहाल कि मसला ये रोमा के यानी एक तरफ से देखा जाए 3-4 दिन 5 दिन तो लग ही जाने हैं। उसकी वजह यह है कि ये भी बात सही है कि दलाइल अगर दूसरी तरफ के ना सुने जाएं, वन साइडेड लोग इसके ऊपर एतराज़ करेंगे कि जी वन साइड डिसीजन लेके इन्होंने वो ख़त्म कर दिया, तो वो भी ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी बात यह है कि इसको जल्दी प्रोसेस को करना चाहिए। मैं जैसे पहले कह रहा हूँ, मुल्क बिल्कुल गवर्नेंस के बगैर बैठा हुआ है और इतना बड़ा क्राइसिस है, तो उसको जितना भी मतलब टूल देंगे आप, उतना ज़रा क्राइसिस होगा। चेक करते हैं अगर मदर इकबाल साहब हमारे चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कल आप थे इजलास में? जी बिल्कुल था जी। अच्छा, ज़रा एक तो ये एतराज़ आता है कि जी जो नून लीग है उसने अपने मेंबरान को और दूसरे मेंबरान को, इत्तेहादियों को बंद किया हुआ था, उनको मिलने जुलने नहीं दिया जा रहा था, तो वो एक गलत है। तो इसके बारे में तो कहिए, जो हम विजुअल देख रहे हैं उसके तहत तो सारे नाचते गाते नारे लगाते नजर आ रहे हैं। देखिए ये बिल्कुल गलत असर है। वो मकसद सिर्फ ये है कि इकट्ठे रहने का, ये है कि इनकी जो सेबोटाज है, आपने देखा होगा कि मेंबरान को अगवा करने की और उनको इन्फ्लुएंस करने की, उनको ब्राइबरी देने की, यानी 6-6 करोड़ 8-8 करोड़ रुपए की ऑफर्स उन्हें दी जा रही हैं, उनको डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है, फिर उन पर तरह तरह के इन्फ्लुएंस यूज किए जा रहे हैं। तो इसलिए सारे दोस्त इकट्ठे हैं और एक दूसरे के लिए मॉरल सपोर्ट, और एक जो है वो हम एट द टाइम ऑफ क्राइसिस और जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, ताकि हमें विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल मिनट वी शुड बी अवेलेबल ऑल द टाइम टू फिनिश दिस क्राइसिस। बेसिकली दैट्स द कॉन्सेप्ट। अदरवाइज सारे मैच्योर लोग हैं, सारे होटल में खुलेआम सारे, हर बंदा वहाँ पर जो है वो एक्सेसिबल है, ऐसी कोई बात नहीं। तो वैसे माहौल कैसा है, मतलब लाहौर अंदर? अच्छा डॉक्टर साहब, आप जिस तरह बात कर रहे हैं, हाँ हरमीत जी डॉक्टर साहब, जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि ऑफर्स की जा रही हैं लोगों को, लेकिन आप ये बताइएगा कि आप लोगों ने क्या ऑफर्स किए हैं? पीटीआई वाले के जो अरकान हैं आप लोगों के साथ जो शामिल हुए हैं, तो क्या उनके साथ वजारत हो या टिकट के हवाले से जो है वादे किए गए हैं आपकी तरफ से भी? Believe me, यानी most of the people have come on their own because they are fed up with the यानी इनकी वर्किंग से वो फेड अप हो चुके हैं। और आप देखिए कि क्लोज एसोसिएट्स, दूर के लोग नहीं हैं ये। आप पहले सेंटर में कहते हैं कि आर्टिकल 5 की खिलाफवर्जी हो रही है, तो यहाँ पर पंजाब में क्या हो रहा है कि एक आईनी अमल को रोका जा रहा है बाय हुक एंड क्रोक। आप देखिए कि पूरी असेंबली को सील कर दिया गया। डिप्टी स्पीकर को जो है अपना, जिनको इख्तियारात तावीज़ किए हुए थे, उनसे वो इख्तियारात वापस लेने के लिए अपने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव कर दिया गया। स्पीकर के खिलाफ हमें एप्लीकेशन रिसीव करने से इनकार कर दिया गया और उसके इर्द खारदार तारे लगाकर और आपके प्राइवेट कपड़ों में और जो है वो बदमाश लगाकर असेंबली के इर्द गिर्द उनकी गाड़ियां खड़ी कर दी गई। हमारे जो एप्लीकेशन जमा कराने पर जब हमारे पार्लियामेंटेरियन गए तो उन पर बंदूक और पिस्तौल ताने गए। तो आप इस माहौल में समझते हैं कि हम अपने अराकीन इकट्ठे ना हों और यकजहती का एक दूसरे से मुजाहरा ना करें, हम एक दूसरे की बाजू ना पकड़ें। आप अंदाजा लगाएं, कल के सेशन में आप सारे लोग वहां पर थे, बेशक आप उसे इलामती कहें, लेकिन वो बामकसद और एक बामैनी इजलास था। आप उसको अगर आईनी और कानूनी ना भी कहें, लेकिन एक सिंबॉलिक कह लें, जिस तरह भी आप लोग उसको कहें, क्योंकि नोटिफिकेशन तो मजारी साहब का नहीं होने दिया गया, जिन्होंने ऑर्डर ऑफ द डे उनको कन्वे किया और वहां पर वो बेचारे गए जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, उनको अगर अपनी वर्किंग से रोक दिया गया तो व्हाट टू टॉक अबाउट अस। सो इतनी जो है अफरा तफरी यानी जो है लॉ एंड ऑर्डर का chaos कभी हिस्ट्री में नहीं देखा गया। कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया जा रहा है। डॉक्टर साहब बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। डॉक्टर साहब जैसे कह रहे थे कि जो थ्रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ जाएं तो लोग रुकावट डालने के लिए मौजूद हैं। इनकी जो आइनी करारदाद है या जो स्पीकर के ख़िलाफ़
अदम एतमाद की तहरीक पेश करना है, उसको पेश नहीं करने दिया गया, लोग वहाँ पे इकट्ठे हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा मैंने वहाँ होटल के वहाँ जाके देखा तो वो तो अंदर तो लोगों के जश्न का समय है। हाँ। लोग ऐसे हैं जैसे शादी में बैठे हुए हैं, एंजॉय किसी में कर रहे हैं और ये enjoy कह रहे हैं कर उनको हैं। कैद किया तो हुआ था। हाँ, मैं तो कैद नहीं किया हुआ मतलब था। किसी से मैंने पूछा कि अंदर क्या करते हो, इतना टाइम कैसे गुजारते हो, कहते गपशप इतनी ज्यादा है मुल्क की सूरत मैं हाल यही तो उसमें। कह रही हूँ कि लोगों के लिए इस वक्त परेशानी बनी हुई है कि ये चीज़ें सेटल डाउन हो, बाकी चीज़ें नॉर्मलाइज हों, लेकिन ये जो तमाम लोग हैं मेरे ख्याल में इनके लिए एक फेस्टिविटी है। बहुत से लोगों को आप देखें उनके लिए फेस्टिविटी है कि पता नहीं क्या हो रहा है और ये कोई इंजॉय करने की चीज़ है, इसका ये नहीं मालूम कि इसके कि दूरस्त नताइज क्या होंगे और अभी कितना मुल्क को इससे नुकसान हो रहा है। बट एनीवेज इस पर हम आने वाले शोज़ में भी डिस्कशन करेंगे। मेरे ख्याल में अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा होंगे कुछ नए और दीगर मौज़ूआत के साथ। स्टे विद अस। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक अदम एतमाद को लेकर तहरीक अदम एतमाद जो मुस्तरद हुई थी उस पर जो खुद नोटिस लिया गया था उस पर दोबारा से आज समाअत का आगाज़ हो चुका है। इस वक्त दलाइल भी दिए जा रहे हैं। अदालती कार्रवाई इस वक्त क्या चल रही है, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अमजद भट्टी इस वक्त अहाता अदालत में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। अमजद, ये बताइएगा कितनी देर हो चुकी है समाअत शुरू हुए और अभी क्या माहौल आप कमरा अदालत का देख रहे हैं? देखें, सुबह 9:30 बजे जो है वो समाअत शुरू हुई थी और अब से तकरीबन 3-4 मिनट कबल 11 बजे जो है अब सिर्फ 15 मिनट के जो है वो समाअत में वक्फा किया गया है और 15 मिनट के बाद चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का जो 5 रुकनी लार्जर बेंच है वो दोबारा असेंबल होगा और कार्रवाई का आगाज होगा। इस वक्त तक जो सूरत हाल ये है कि इस वक्त तक जो वज़ीर आज़म इमरान खान के वकील इम्तियाज सिद्दीकी हैं वो अपने दलाइल ख़त्म कर चुके हैं, उनके दलाइल जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा जो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के वकील अली जफर थे उन्होंने भी अपने दलाइल जो है वो मुकम्मल कर लिए हैं। इस वक्त डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के जो वकील हैं नहीम बुखारी, अब उन्होंने अपने दलाइल का आगाज कर दिया है। नहीम बुखारी के बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है उनके आखिर में दलाइल होंगे और इस बात का हम जो खाली भी इम्कान ये है कि आज ही सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच इस अहम तरीन केस का मुख्तसर फैसला जारी कर देगी, क्योंकि कल जो है वो अटॉर्नी जनरल को भी चीफ जस्टिस ने कहा था कि आप अपने दलाइल मुकम्मल करें जल्द अज जल्द ताकि सुप्रीम अदालत जो है वो इस केस का जो है उस केस के किसी नतीजे पर पहुंच सके। और अब देखना यह है कि नईम बुखारी हैं वो आज वो कितना वक्त जो है वो अपने दलाइल में जो है वो दलाइल में साफ करते हैं। लेकिन आज जो जिस वक्त इब्तिदा हुई नईम बुखारी ने जो अली जफर हैं उनके जो आर्गूमेंट्स हैं उन्हीं को अडॉप्ट किया है और उन्होंने कहा है कि मैं अली जफर के दलाइल को इख्तियार करूंगा और मजीद भी कुछ दलाइल दूंगा। यानी अब जो 15 मिनट की ब्रेक है उसके बाद डिप्टी स्पीकर नईम बुखारी के वकील जो हैं वो अपने दलाइल का आगाज करेंगे और इस बात का क्या है कि तकरीबन आधा पौने घंटा जो है इस बात का गालिब इम्कान है कि उनके दलाइल जारी रहेंगे और उसके बाद अटॉर्नी जनरल अपने इख्तितामी दलाइल ठीक है, यानी कि दलाइल का सिलसिला जारी रहेगा। अमजद से ये जानना चाहेंगे, अमजद क्या फैसला भी आज ही एक्सपेक्टेड है, हो सकता है? आज ही बिल्कुल जो लार्जर बेंच का मूड तो यही नजर आ रहा है कि आज ही इस केस के मुतालिक जो मुख्तसर फैसला आज ही जारी कर दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अमजद भट्टी ये बताइए कि कोई जो दलाइल दिए जा रहे थे उसके दौरान में कोई जस्टिस साहिबान ने कोई कमेंट्स दिए, उन कमेंट्स के नतीजे में कोई रुख अख्तियार करता नजर आता है केस? देखिए, आज की समाअत में जो दिलचस्प बात यह है कि आज बड़े ही अहम मुकालमे जो हैं वो इस 5 रुकनी लार्जर बेंच और जो वकला जो दलाइल दे रहे हैं उनके दरमियान बड़े अहम मुकालमे हुए हैं। और आज इस वक्त समाअत जिस हुई तो उसमें जस्टिस जमाल खान मंदो खेल है उनका ये कहना था, उन्होंने जो अली जफर वकील है सदर मुमलिकत के, उन्हें ये कहा कि क्या वज़ीर आज़म पूरे कौम के नुमाइंदे नहीं हैं, जिस पर उन्हें अली जफर ने कहा कि उनके वज़ीर आज़म यकीनी तौर पर पूरे कौम के नुमाइंदे हैं। जस्टिस जमाल खान मंदो खेल ने आज इस वाले से भी कहा था कि क्या अदालत आइन की मुहाफिज नहीं है और अगर पार्लियामेंट की कार्रवाई से कोई मुतासर हो तो बताया जाए अदालत को कि दादरसी कैसे होगी और क्या दादरसी ना हुई तो अदालत खामोश बैठी रहेगी, क्योंकि इस पर अली जफर का कहना था कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ भी आइन के मुताबिक ही हो सकता है और अगर पार्लियामान नाकाम होते तो मामला अवाम के पास ही जाता है। अब इस सिलसिले में एक जो अहम नुकता सामने आया भट्टी साहब जिस तरह हाँ हरमीत जी भट्टी साहब जिस तरह हम देख रहे हैं कि कल भी बड़ा इंतजार किया जा रहा था, अवाम में भी एक बेचैनी सी पाई जा रही है, तो ऐसे में क्या लगता है जिस तरह रोमा ने आपसे सवाल किया तो
लगता है आपको क्या है कि किस वक्त ये फैसला मुतवक्के है कि किस वक्त ये फैसला आ सकता है दलाइल मुकम्मल होने के बाद? दलाइल का जो सिलसिला है, कल भी हम देख रहे थे कि काफ़ी वक्त तक बाबर अवान साहब जो है वो लगे रहे थे, उसके बाद भी टाइम जो है समाअत वो आज तक मुलतवी कर दी, तो आज क्या सूरत हाल है ऐसे? जी हरमीत, इस वक्त तो आज तो इस बात का गालिब इम्कान तो यही है कि आज ये सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो इससे अहम तरीन केस के हवाले से मुख्तलिफ फैसला जारी करेगा, क्योंकि इस वक्त सिर्फ नईम बुखारी जो कि डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जिनकी रूलिंग से ही ये सारा मामला हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने उसको नोटिस दिया, उनके वकील नईम बुखारी जो है अब सिर्फ उनके दलाइल हैं और उन्होंने अपने दलाइल के आगाज में ही कह दिया था कि वो अली जफर के जो दलाइल आर्गूमेंट्स हैं उनको तो अडॉप्ट करते हैं, उनको इख्तियार करते हैं, लेकिन अच्छा सिर्फ छोटी सी बात, एक दलील, एक भट्टी छोटी सी बात ये बता दो, वो ये है कि क्या जो दलाइल हुकूमती इस वक्त वकला दे रहे हैं उनके काउंटर के तौर पे बुलाया जाएगा जो अपोजिशन के वकला हैं उनको, या फैसला इसी तरह से आ जाएगा? देखिए सब अब सूरत हाल ये है कि क्योंकि तमाम इस जो केस में हालांकि अदालत तो जल्दी चाह रही थी लेकिन फैसला का, लेकिन उन्होंने पूरे तहम्मुल के साथ तमाम जो सियासी जमातें जिसमें और जो हुकूमत के जो वकला थे उन्हें भी बड़े तहम्मुल के साथ सुना है, और इस वक्त तो ये केस जो है वो अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है, क्योंकि अब सिर्फ एक ही वकील रहते हैं और वो डिप्टी स्पीकर नईम बुखारी, जो डिप्टी स्पीकर के जो वकील नईम बुखारी, अब सिर्फ उनके आर्गूमेंट्स रहते हैं और उनके पास इंक्लूड करना है अटॉर्नी जनरल ने। अटॉर्नी जनरल के बाद जो है वो किसी और वकील जो है वो वकील जो है वो अपने आर्गूमेंट नहीं दे सकेगा। इख्तितामी जो आर्गूमेंट्स हैं वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के होंगे, क्योंकि अभी इस वक्त बहुत टाइम है, क्योंकि अब से 5 मिनट के बाद ये लार्जर बेंच दोबारा असेंबल होगा और उसके बाद अब अगर शाम को यही है कि आज मुख्तसर फैसला जो है अदालत की जानिब से जारी हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अमजद भट्टी, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अभी हम इस शो में आगे बढ़ेंगे और इसी सूरत हाल को, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा गैर यकीनी की सूरत हाल है, लिंक करेंगे कि क्या होने वाला है मुल्क का मुस्तकबिल। ये कहना बिल्कुल कबल अज़ वक्त है, लेकिन सितारे क्या कहते हैं, टेरो कार्ड्स क्या कहते हैं, कार्ड रीडर्स क्या कहते हैं, इसकी बेस पर थोड़ा सा ज़रा अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि ये जो इस वक्त इतनी गैर यकीनी की सूरत हाल है, आइनी बहरान भी है, सियासी बहरान भी है, ये मामलात कहाँ पर जाकर थमेंगे। सो इस वक्त हमारे साथ टेरो कार्ड रीडर दाऊद जी हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो। तमाम तर सिचुएशन अभी आपके सामने है, इस बात से हट जाएं कि क्या फैसला आएगा क्या नहीं आएगा, कौन इक़्तिदार में आएगा, सब चीज़ें, फौरी इंतखाबात, तमाम चीज़ें छोड़ दें, ये चीज़ें जो हैं ये स्टेबिलिटी की तरफ कब जाएंगी? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले कि आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मदऊ किया, और कि ये टैरो कार्ड क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी क्या कहती है, इस वक्त मौजूदा पोजीशन जो पाकिस्तान की है, ये जो साल जा रहा है, ये पूरा ये 2022 की अगर बात करें तो इसमें स्टेबिलिटी बिल्कुल नज़र नहीं आती। और अगर आप कहें कि जी हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या अदालतों के फैसले जो होंगे वो क्या सियासी पार्टियां उसे मानेंगी, ऐसा नहीं होगा। अगर अपोजिशन के हक में भी फैसला जाएगा फिर भी जंगो जदल है, और अगर गवर्नमेंट के हक में भी होगा तो फिर भी जंगो जदल है। तो ये वाला जो साल है 2022 जो है ये बिल्कुल स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा रहा। अलबत्ता सितंबर में आप लोगों को एक वाज़ेह निशानी मिल जाएगी कि ये जो सियासत का रुख है कि किस तरफ जा रहा है। सितंबर में आपको जो है मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतरी का जो है वो मंजर अयां रहेगा। और ये उस बेहतरी के मंजर को थोड़ा इलाबोरेट करें ना, क्या हो सकता है? हाँ जी, उसमें यह है कि सियासी पार्टियां जो हैं वो इस बात की तरफ गामजन हो जाएंगी कि हमें आखिरकार जो भी हालात है मिल बैठ के फैसला करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब जरा कुछ नुमाइंदों के हवाले से देख लें। मतलब इस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर जो क्राइसिस में फंसे हुए हैं, तो टैरो कार्ड क्या कहते हैं? जी, लाजमी हम लाइव इमरान खान साहब निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे? जी अब्दुर्रऊफ भाई, इंशाल्लाह हम लाइव जो है अपने नाजरीन के लिए जो है वो बताएंगे कि क्या इमरान खान साहब जो है वो मौजूदा पोजीशन में से निकल पाएंगे तो कि नहीं। और टैरो कार्ड से देखते हैं हम, और ये एनर्जी है तो देखते हैं जी। सबसे पहले कि इमरान खान साहब जो कि इस वक्त बहरानी कैफियत में मुब्तला हैं और उनकी पोजीशन जो है वो सबके सामने वाजे है, तो उसको हम न्यूट्रल एनर्जी के साथ देखते हैं कि इमरान खान साहब के आने वाले मामला कैसे रहेंगे थ्रू टैरो कार्ड। टैरो कार्ड से इमरान खान के मौजूदा जो मामला चाह रहे हैं इसमें क्या हालात जा रहे हैं, इमरान खान साहब के साथ आने वाले मामला क्या रहेंगे, टैरो कार्ड से देखते हैं। तो इमरान साहब के जो मामलात हैं उसमें इमरान खान साहब मौजूदा पोजीशन में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो चुके हैं, यानी जो भी बात करते हैं वो किसी का लिहाज नहीं रख रहे, चाहे उनकी अपनी पार्टी का बंदा हो चाहे बाहर का बंदा हो। ठीक है। और इस वक्त बहुत डिप्रेस है
बहुत परेशान है। आपको उनको अगर शायद आप देख रहे हो कि वो बड़ी उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव है, मगर मैं नहीं समझता कि उनके जो अंदर चाह रहा है वो बहुत जो है परेशान कौन जो है सूरत हाल की। जी, और थर्ड पोजीशन भी है कि उनके पास आइडियाज और सोचें काफ़ी मौजूद हैं, मगर शायद कुछ खुफिया बातें हैं जो इमरान खान साहब जानते हैं। और मैं इस बात को ये भी कह दूं कि शायद अंदरूनी तौर पे इमरान खान साहब को सपोर्ट है, जिस तरह कहते हैं ना न्यूट्रल क्या है क्या नहीं, कहीं ना कोई सपोर्ट मौजूद है, जिसकी वजह से वो बहुत जो है अपने आप को वाजे अभी नहीं कर रहे। मगर आने वाले वक्त में उनके पास वो कहते हैं कि पत्ते हैं, ये भी आपको बता दिया जाए कि उनके पास वो पत्ते हैं, वो खेलेंगे और इस तरह की सूरत हाल रहेगी। मगर उनके साथ इमरान खान साहब के साथ इस वक्त भी सपोर्ट मौजूद है। अच्छा, सपोर्ट तो मौजूद है, जरा इससे थोड़ा सा हट के ये हमारा हरमीत है, आप जरा ये कार्ड आपके क्या कहते हैं, इसकी सपोर्ट किस पार्टी के साथ है? हमें तो नहीं है बताता, कभी किसी का साथ होता है कभी किसी के साथ होता है, अच्छी बात है, लेकिन जरा आपके कार्ड्स क्या कहते हैं, ये किसके साथ है, मैं जानना चाहूंगी। हरमीत साहब माशाल्लाह वैसे ही बड़े वो प्यार करने वाले बंदे हैं, और हरमीत साहब का हम देखते हैं जी टैरो कार्ड से कि हरमीत साहब किस पार्टी के साथ तल्लुक रखते हैं। अब तो 3-4 पार्टियों को देख रहे हैं, इस वक्त तो हम अपोजिशन देखेंगे। नहीं, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ या पीएमएल है, तो बस ये तीनों में से एक बता। लाजमी तौर पे हरमीत साहब देख रहे हैं और बड़े माशाल्लाह क्रेजी भी है इस बात में कि हरमीत साहब का रुझान क्या पीटीआई की तरफ है। तो सबसे पहले पीटीआई से ही शुरू करते हैं कि हरमीत साहब पीटीआई की तरफ क्या रुझान रखते हैं। अच्छा, तो जनाब पीटीआई की तरफ हरमीत साहब का पहले बहुत रुझान था और बहुत ज्यादा जो है उनके साथ ये दिली लगाव रखते थे, मगर मिड में आके इनका ध्यान खराब हो गया, ये इनको वो चीजें नहीं मिली। मगर अब भी इनको क्लैरिटी है, ये नहीं कि नहीं है, ये क्लैरिटी रखते हैं कि नहीं ये विजन जो है पीटीआई का, खासकर पीटीआई की बात नहीं करते, इमरान खान के बारे में ये क्लियर है, इनकी क्लैरिटी जो है वो वाजे है और इनकी जो है सॉलिड किस्म की इंफॉर्मेशन, ये कहते हैं जो भी हालात हों, जिस तरह की भी सिचुएशन हो, जो सॉलिड किस्म की इंफॉर्मेशन हो उसके बारे फैसला करते हैं। अगर इनको मौजूदा वक्त में इमरान खान साहब बेहतर लगते हैं तो उसके साथ खड़े हो जाएंगे, मगर अगर वहाँ पे कोई भी खराबी आई, कोई भी मसला आया किसी भी पार्टी की तरफ, तो ये अपना जो बयानिया है वो क्लैरिटी के साथ पेश करते हैं। ये इनकी बात जो है सही है, ऐसा ही है। बिल्कुल आपने सही फरमाया, लेकिन एक चीज से मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि आपने एक बात की कि सियासतदान जो है सितंबर में इकट्ठे हो जाएंगे, कुछ फैसला ऐसा करेंगे, तो क्या आपको लगता है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं गद्दारों के कार्ड, मुख्तलिफ जो बयानिया है उनका, उनके खिलाफ चोर डाकू का जो मामला चल रहा है, तो क्या उनके साथ भी वो बैठने को तैयार हो जाएंगे? क्या लगता है आपको? हाँ जी, मेरे बारे में तो आपने जबरदस्त पेशन गोई की और अक्सर ऐसे होता है कि एस्ट्रोलॉजी वाले लोग जो होते हैं वो सियासत के ऊपर तबसरा करते हैं। मैं तबसरे करने के हक में नहीं होता, मैं उसको टैरो कार्ड से थ्रू एनर्जी ही चेक करता होता हूँ और जो बात क्लैरिटी की तरफ आए, क्योंकि अक्सर जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो तबसरा निगार बन चुके होते हैं, मगर हम क्योंकि न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं और खासकर स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, और इमरान खान साहब आपको पता वैसे ही जो है पीरों पे बड़ा यकीन रखते हैं, तो मगर हम इसको टैरो कार्ड की एनर्जी से ही देखते हैं। आपके क्वेश्चन को कि क्या इमरान खान साहब, रऊफ साहब, क्या इनका पूरा क्वेश्चन आपने सुना? इनका सवाल ये है कि इमरान खान साहब क्या सितंबर में बाकी सियासतदानों के साथ बैठने के लिए कायल हो जाएंगे, राजी हो जाएंगे? तो देखते हैं जी क्या इमरान साहब इकट्ठे होंगे, तो इमरान अभी तो कहते हैं मैं नहीं बैठूंगा जी। इमरान खान साहब क्या सितंबर में दूसरी सियासी पार्टियों के साथ बैठने के लिए तैयार हो जाएंगे? तो इसको हम देखते हैं। हरमीत साहब का क्वेश्चन है इस्लामाबाद स्टूडियो से कि इमरान खान साहब क्या सितंबर या अगस्त में दूसरी सियासी पार्टियों के साथ बैठने के लिए तैयार हो जाएंगे? तो इसको थ्रू टैरो कार्ड देखते हैं। इमरान खान साहब का दूसरी सियासी पार्टियों के साथ बैठने के लिए क्या वो तैयार हो जाएंगे? तो जनाब सिचुएशन कुछ इस तरह की आएगी, इसको मैं तीन पोर्शन में तकसीम करता हूँ। सबसे पहला जो मेरे पास कार्ड है, लड़ाई झगड़ा जंगो जदल, कमाल की लड़ाई झगड़ा होगा। देखे मैं पहुंच गई हूं, मैंने पढ़ ली और मौजूदा पोजीशन में बड़ी जंगो जदल होगी, बहुत लड़ाई वाले हालात हो गए, और जो तीन पार्टियां हैं वो एंजॉय कर रही हैं इस वक्त बहुत, और कोशिश करेंगे ये बैठने की, मगर इनका दिल टूट जाएगा। कोशिश ये करेंगे बैठने की। मैं फिर आपको कहता है इनको तीन पार्टियां, आपको पता ही है सारा कुछ सियासत की जो मेरे कार्ड आए रूमा, ये देखें, ये देखें कार्ड है, तीन पार्टियां जो है इस वक्त एंजॉय कर रही हैं, खेल रही हैं, मगर जो आपका क्वेश्चन है वहां इनका बैठना बहुत मुश्किल है
और इसको हम अगर इस तरफ लें कि इनके जो दिली ख्वाहिशात है, एम्पायर न्यूट्रल हो जाएगा सितंबर में? नहीं जी, ये अभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है और इमरान खान साहब का दिल टूटेगा, उनको क्लैरिटी हो जाएगी कि उनको अकेले ही लड़ना पड़ेगा और इसी के तौर पे रऊफ साहब ये चलेंगे। अच्छा, जरा शहबाज शरीफ साहब का कार्ड निकालें जी, कि अभी तक तो लग ही रहा था पिछले हफ्ते बल्कि इतवार वाले दिन कि शहबाज शरीफ साहब बस बन गए प्राइम मिनिस्टर। जी जी, ये मुस्तकबिल करीब में उनके प्राइम मिनिस्टर बनने के चांसेस नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? जारी बात है, हम देखते हैं जी पंजाब जो है इस तरफ नजरें दौड़ाता हुआ नजर आता है कि आखिर पंजाब का जो है वो कौन सा हुमा बैठेगा, किसके सर पे बैठेगा। तो सबसे पहले हम शहबाज शरीफ साहब की तरफ देखते हैं। क्या शहबाज शरीफ साहब के प्राइम मिनिस्टर बनने के उनके बेटे का बाद में देखेंगे हमजा जी, पहले शहबाज शरीफ साहब का देखते हैं थ्रू टैरो कार्ड के क्या शहबाज शरीफ साहब के जो है प्राइम मिनिस्टर बनने के चांसेस कितने ज्यादा हैं? प्राइम मिनिस्टर बनने के चांसेस कितने ज्यादा हैं? वाह, कोई मजेदार सा कार्ड आएगा। पहले तो रोमा से पूछ लेना। पहले वो ऐसे करके देख रहे होंगे, फिर उसके बाद वो गुमसुम होंगे और फिर वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। ये मैंने बता दिया। 3 ऑप्शन मौजूद है जो है शहबाज शरीफ साहब के पास। ठीक है, उनको चांसेस इस वक्त भी है, मगर ये है कि वो अभी खुद वाजे नहीं है कि मैं बनूं कि ना बनूं। अच्छा, इसके ऊपर उनकी जो है वो वर्किंग चल रही है। मगर जो हालात चल रहे हैं, जो लग रहा है कि वो इस पोजीशन पर बैठेंगे और उनको बिठा दिया जाएगा। मगर ये जो पोजीशन है इसमें वो ये सोच रहे हैं कि ये हालात साजगार नहीं है कि अगर वो बैठेंगे तो फिर भी जो है हालात सही नहीं रहेंगे। उनके बैठने से भी हालात जो है वो बेहतरी की तरफ नहीं आएंगे। ठीक है, ठीक है, तो चांसेस मौजूद हैं, पावर मौजूद है और इनको जो है वो इस तरफ माइल भी किया गया कि आप बैठ जाएं, मगर बैठने के बावजूद भी नून लीग फायदा नहीं उठा सकेगी। अच्छा, नून लीग फायदा नहीं उठा सकेगी जी। ठीक है, रोमा तुम्हारा सवाल है? या मेरा यही है कि जिस तरह से कल एक सिंबॉलिक इजलास की बार बार बात हो रही है और हमजा शहबाज शरीफ के साथ हिमायत भी 199 अरकान की थी, इस बारे में आपको क्या ख्याल है? अब आने वाला ये वज़ीर आला पंजाब कौन होगा, परवेज इलाही या हमजा शहबाज? दोनों को हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम हमजा के कार्ड निकालते हैं, फिर हम परवेज इलाही साहब के निकालते हैं। देखिए बीएंगे पाकिस्तानी, हम तो चाहते हैं कि जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, चाहे परवेज इलाही बेहतर हो तो वो आ जाए, या अगर जो है हमजा शहबाज बेहतर है तो वो हो जाए, क्योंकि हमें बेहतरी पाकिस्तान की चाहिए होती है। मगर हम क्योंकि देखते हैं टैरो कार्ड से और पार्टियां तो अपना रंग जमाई ही होती हैं, तो इस वक्त हम देखते हैं कि क्या हमजा शहबाज शरीफ जो है मुल्की सियासत में क्या किरदार अदा करने जा रहे हैं। तो हमजा शहबाज के टैरो कार्ड एनर्जी से देखते हैं कि सियासत में क्या हालात हैं। तो हमजा शहबाज के टैरो कार्ड से देखते हैं कि मुल्की सियासत में हमजा शहबाज के क्या हालात। आपने नहीं बताना, मैं खुद बताऊंगा। देखिए हमजा शहबाज वाज़ेह अक्सरियत के साथ आएंगे, वाज़ेह अक्सरियत के साथ आएंगे और शायद आपको खुशखबरी ये मिल जाए कि हमजा शहबाज जो है वो पंजाब में जो है वो वज़ीर आला का जो है वो मनसब संभाल लेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ से परवेज इलाही का तो खुद ही पता चल गया। जारी बात है, मैंने जो निकाला है उसमें हमजा शहबाज का पहले निकाला है, तो वहाँ पे मुझे मौजूद है इस वक्त सारी इन्फॉर्मेशन। उनको लेटर बाहर कहते हैं इस्लामाबाद से भी खबर मिलना, इस तरह की भी बात देखें। मेरे पास जो कार्ड है वो इसी तरह की खबर वाला कार्ड है, बाहर से उनको खबर मिल चुकी है, इस वक्त बहुत खुश हैं और क्लैरिटी भी है और हमजा शहबाज जो है इस तरफ आ। वाह वाह वाह। हरमीत का क्विक सा सवाल लेंगे और उसके बाद हम सेगमेंट को मैं क्विक सवाल बस ये, अगर हम देखें इस वक्त बड़ी सिचुएशन वर्स्ट किस्म की है बाहर, कई मगरिब के साथ हमारे जो मामलात हैं वो ठीक नहीं जा रहे बाजी। जो बाइडन की कॉल भी नहीं आ रही, अब तक नहीं आई है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो मामलात हैं हमारे खारजी मामलात हैं या सेट होने जा रहे हैं? हाँ जी, ये भी देखते हैं हरमीत कि क्या पाकिस्तान की जो है खारजा पॉलिसी जो है बेहतरी की तरफ जा रही है। बाइडन की कॉल आएगी, जो बाइडन की पता नहीं किसको आएगी, वज़ीर आएगा तो, मगर हम फिर ओवरऑल देखते हैं कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी किस तरफ जा रही है। तो इसको देखा जाता है टैरो कार्ड से कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो है किस तरफ जा रही है, क्या वो ऐसे रंग लाएगी कि पाकिस्तान अक़वाम आलम में अहम किरदार अदा करेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी किस तरफ जा रही है। तो मौजूदा सिचुएशन में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी किस तरफ जा रही है, इसको हम चेक करते हैं। देखते हैं जी अब क्या कार्ड आता है आपके। देखिए जी, पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है बहुत स्ट्रॉन्ग है, रमीज ये याद रखिएगा। और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी कोई आम से लोगों के हाथ में नहीं है,
और ये जो वो कहते हैं ना कि जो खास लोग जो एस्टेब्लिशमेंट में बात करना चाहता हूँ उनके हाथ में वो ही चलाते हैं और वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी आने वाले वक्त में बहुत बेहतर पोजीशन पर चले जाएगी और बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर जाती हुई नजर आती है। मैं कार्ड भी दिखा देता हूँ हरमीत, कि ये ना हो कि ये हवाई बातें नहीं है। पहला कार्ड ही जो है वो बड़ा इंफॉर्मेशन वाला, सॉलिड पोजीशन वाला, सेकंड कार्ड खुशियों वाला, स्ट्रॉन्ग पोजीशन वाला, और थर्ड कार्ड आपकी जो ये जो इस वक्त आने वाली सिचुएशन में तेजियां हैं, स्पीड है, वो नजर आएगी। परेशान नहीं होना, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बड़े मकसद के लिए बनाया है। हालात जैसे भी हो, मुश्किल कैसी भी हो, ये मुल्क हमेशा कायम रहेगा और ये चीजें बेहतरी की तरफ लेके जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दाऊद जी, हमारे साथ शो में बहुत ज्यादा प्रेडिक्शंस की हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी दी है। अभी आने वाला वक्त बताएगा, कुछ चीजें आने वाला वक्त सियासी हवाले से बताएगा, कुछ चीजें आने वाला वक्त इनके कार्ड्स के हवाले से भी बताएगा, इनके कार्ड्स कितने ऑथेंटिक थे, इनकी प्रेडिक्शन कितनी ऑथेंटिक थी। बट थैंक यू सो मच। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। एक तो जनाब मौसम बहुत ज़्यादा तब्दील होता चला जा रहा है और मौसम की तब्दीली जो है ऑब्वियसली फिर आपको अपने लिबास भी बहुत ज़्यादा चेंज करने पड़ते हैं, मौसम के मुताबिक करने पड़ते हैं। अच्छा, अब की बार सिर्फ मौसम की तब्दीली ही नहीं बल्कि ईद की आमद भी है। ख़वातीन और स्पेशली जो बच्चे होते हैं उनकी शॉपिंग जो होती है वो टॉप प्रायोरिटी होती है हर घर में। बच्चों की शॉपिंग, लेकिन बच्चों की शॉपिंग इतनी कोई मुश्किल नहीं होती। बच्चियों की शॉपिंग बहरहाल थोड़ा बहुत वो माएँ थोड़ा कॉन्शियस होती हैं, बैंगल्स वैसे हों, कुर्ते हों, लाचे टाइप हों, घाघरे हों, इस तरह की चीज़ें। लेकिन ख़वातीन अपनी जो ड्रेसिंग है उसके लिए बहुत कॉन्शियस होती हैं कि हमारा जो जोड़ा हो वो किसी और का ना हो, हमने इस ब्रांड से लेना है, किसी और की नज़र भी ना पड़े इस ब्रांड पर। सो दे आर ऑलवेज वेरी कॉन्शियस हर तरह से ही। सो इस बार ईद के ऑब्वियसली ट्रेंड्स कौन कौन से हैं, मैं अगर देखूं तो मैंने जो नोट किया है सब कुछ चल रहा है, बट लॉन्ग शर्ट्स और फ्लैपर आजकल बहुत ज़्यादा इन है। बट एनीवेज ये हमें इस हवाले से सही गाइड कर सकेंगी फैशन डिज़ाइनर नताशा इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद है। नताशा, थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो। सबसे पहले इस ईद पे, क्योंकि हल्की फुल्की गर्मी है, वो एक्सट्रीम वाली गर्मी तो नहीं है, लेकिन ट्रेंड्स क्या हैं? लोग कॉटन की तरफ जा रहे हैं, कॉटन एम्ब्रॉयडरी की तरफ, चिकनकारी की तरफ, शिफॉन, क्या चल रहा है, कपड़ा क्या है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड रमज़ान मुबारक टू ऑल थ्रू योर प्लेटफॉर्म। जैसे समर अचानक ही आ गया, जंप ही कर गया, मतलब कि मार्च से ही समर शुरू हो गया, तो जो फैब्रिक्स में चीज़ें चल रही हैं वो लॉन में ज़्यादा चली गई हैं, चिकनकारी में चली गई हैं, तो ज़्यादा इस वक्त लग्जरी लॉन्स में लोग ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं और पैचेस के साथ चीज़ें बन रही हैं। एम्ब्रॉयडर्ड वर्क बहुत चल रहा है, बट फैब्रिक में यही चाहा जा रहा है कि लाइट फैब्रिक पे ही काम मिले, सिल्क पे हो, मतलब इस तरीके से चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। ठीक है। अच्छा, इस तरह से ट्रेंड्स चल रहे हैं और लोगों का रुझान, ख़वातीन का रुझान ज़्यादा किस तरफ है? लाइक अगर मैंने अभी देखूं तो जो मैंने अगर शो वगैरह पे लॉन्ग कुर्ते और फ्लैपर, मैं अगर अपना देखूं ना तो अगर मैं सोच रही थी अगर मैंने दफ्तर आना हुआ तो फिर तो ऑब्वियसली फॉर्मल पहनना होगा। अगर घर पर ईद करनी है, लाइक छुट्टी होती है, तो फिर आई विल गो फॉर कॉटन के अच्छी वाली फैंसी कॉटन हो, के घर में आपको काम शाम भी करना पड़ता है। अब डिपेंड करता है आपके काम की, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की नौयत क्या है, तो फिर आप ज़्यादा क्लैरिटी के साथ डिसाइड कर सकते हैं। जी सर। जी बिल्कुल, मैं उसी की बात कर रहा था कि वो लॉन्ग कुर्ते, क्या वाकई लॉन्ग कुर्ते इन हैं और उसके साथ खुले खुले पांचों वाले? जी रव साहब, इस वक्त ट्रूली लॉन्ग लेंथ ही चल रही है। लाइक हम लोग भी, मैंने भी काफ़ी न्यू आर्टिकल्स निकाले हैं जिसमें मेरी शर्ट की लेंथ भी 40 तक हम लोग कर रहे हैं। और नीचे किलोट बोले आप, स्ट्रेट वो ट्राउजर्स बोले हैं, तो वो चल रहे हैं ज़्यादा। तो उसमें क्या है ना कि शीक लुक आ जाता है और सॉलिड कलर्स में भी लोग ज़्यादा काम, मैंने किया है काम ज़्यादा। क्योंकि सॉलिड में आप चाहे फैब्रिक चलें, आप समर के लिहाज से ही हम चूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये है कि ज़्यादा वन प्रिंट में भी मतलब अच्छा लग रहा है और सॉलिड फैब्रिक में ज़्यादा। हरमीत, अगर किसी के लिए लेना हो जोड़ा तो पूछ लो अभी किस तरह का होगा? हरमीत, मुझे ही कोई सीधी दे दो। बात है, ईद है, ईद में किसी के लिए तो लेना ही पड़ेगा। हरमीत, मुझे लेकिन डिपार्टमेंट रोमा का इसलिए हम ज्यादा खामोशी अख्तियार कर लेते हैं। ये हरमीत बड़ा सियाना है, अभी हम ही नहीं भरेगा, ले ये तो लड़ाई हो जानी है। सरदार बहुत जिगर वाले होते हैं। हरमीत, तो बताओ ना, मेरे लिए ड्रेस बुक करवाओ भाई, पता लगे, प्रूफ करें आप। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं करवाते यार, ईद का गिफ्ट आपको दे देते हैं। वैसे आजकल बड़े खूबसूरत किस्म के ड्रेसिंग वो अगर हम देखें तो आए हुए हैं, आपको ही देते हैं, देने वाला को जाहिर बात है हम देने वाले बन जाए, बड़ी बात हो जाएगी। ओके, चलिए अपना सवाल पूछें।
अच्छा, वैसे मैं जिस तरह रऊफ साहब ने सवाल किया कि एक तो आप वही ट्रेंड है कि लॉन्ग और शॉर्ट और वो कुर्ते वैसे, लेकिन हम देखते हैं कि जो सर्दियां होती हैं उसमें ज्यादा प्रिंट वाली चीजें ज्यादा पहनी जाती हैं, लेकिन इस बार हम देखते हैं कि बहुत सारे खवातीन की जो सूट्स आ रहे हैं या जो हम जाते हैं मुख्तलिफ जगहों में देखते हैं, वैसे गिफ्ट तो नहीं करते किसी को लेकिन देखते हैं दूर से, तो कहीं ना कहीं हमें प्रिंट जो है अब इसमें भी नजर आते हैं। गर्मियों के जो सूट्स हैं, कपड़े इसमें भी आ रहे हैं, इसकी क्या वजूहत है? क्या खवातीन को ज्यादा प्रिंट्स वाले कपड़े ज्यादा पसंद आ रहे हैं? आई थिंक लाइक ज़्यादा कलरफुल चीज़ें हो गई हैं, ये सच है। लाइक अभी मैं कल ही, मतलब हम तो अपनी भी प्रोडक्शंस करते हैं लेकिन डेफिनेटली हम देखते भी हैं सराउंडिंग में क्या चल रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा मल्टी कलर्स में भी काम हो रहा है। एम्ब्रॉयडर्ड जो है वो भी बहुत ज़्यादा मिक्स तिल्ला वर्क जैसे आपने पहन रखा है, इज लुकिंग सो गॉर्जियस ऑन यू, तो मिक्स चीज़ें हो रही हैं, कलरफुल है बहुत ज़्यादा। अच्छा, कलरफुल है बहुत ज्यादा, और यही बात के सब कुछ चल रहा है, लेकिन ये डिपेंड आप पर करता है कि आप पे आपने करता है। अगर काम शाम बट करना है, ईद के दिन मुझे जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी। नजर आ रहा है मिक्स ही चल रहा है, शरारे भी चल रहे हैं, लहंगे भी चल रहे हैं, तो मैं तो कुछ कह ही नहीं सकती। अच्छा, ईद पर भी शरारे और लहंगे चलते हैं। मोस्टली जो टीनेजर्स बच्चियां होती हैं वो ज्यादा प्रेफर और करती हैं, maxis, long maxis मैक्सीज भी। चल रही हैं, बट ये तमाम चौंचले और या तमाम शौक वही लोग पूरे कर सकते हैं जिन पर उस तरह से कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिन लोगों ने घर के काम शाम करने हैं ना, तो फिर उनको उस हिसाब से अपनी ड्रेसिंग करनी लग्जरी पड़ती है। ट्रैक जो निकली है वो बहुत अच्छी एक और वो लॉन्ग formal शर्ट्स की में lawn कल भी के- देख रही थी, इतनी लॉन के खूबसूरत। कपड़ों पे जो है आप बहुत अच्छे अच्छे आजकल जो है डिजाइनर्स काम कर रहे हैं, जो और आजकल एक वो नया ट्रेंड चिकनकारी का जो आया हुआ है, चिकनकारी का बहुत दैट्स वेरी इन। बट एनीवेज, थैंक यू सो मच नताशा, आपने हमें शो में ज्वाइन किया। और बस यही टिप्स खवातीन के लिए थी। अभी हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द शो आफ्टर ब्रेक। इस वक्त रमज़ान का बरकत महीना चल रहा है और हम जैसे पिछले एक दो शोज़ में भी हमने किया कि नाज़ रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी खिदमत में हमने नजराना अकीदत पेश किया, हम के नजराने हम पेश करते रहे। आज भी हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान कादरी नात खां, तो उनसे चल के बात करते हैं। जी ज़ीशान, अस्सलाम वालेकुम। कितना अर्सा हो गया नाते पढ़ते हुए? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 20 साल हो गए नात। 20 साल हो गए। तो आज सबसे पहले कौन सी सुना रहे हैं नात? जी मैं किबला पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब का लिखा हुआ बड़ा खूबसूरत कलाम है, उसके चंद अशआर पेश करूंगा। ठीक है। मेरी जिंदगी का तुझसे ये निज़ाम चल रहा है, मेरी जिंदगी का तुझसे ये निज़ाम चल रहा है, तेरा आस्तां सलामत, मेरा काम चल रहा है, तेरा आस्तां सलामत, नहीं अर्श फर्श पर ही तेरी अज़मतों के चर्चे, नहीं अर्श फर्श पर ही तेरी अज़मतों के चर्चे, तहे खाक भी लाहद में तेरा नाम चल रहा है, तेरा आस्तां सलामत, किसी वक्त या मोहम्मद की सदा को मैं ना भूला,
किसी वक्त या मोहम्मद की सदा को मैं न भूला, दमे नज़र अभी ज़बां पे ये कलाम चल रहा है, तेरा आस्तां सलामत। कड़ी धूप के सफर में नहीं कुछ नसीर को गम, कड़ी धूप के सफर में नहीं कुछ नसीर को गम, तेरे साये करम में ये गुलाम चल रहा है, तेरे साये करम में ये गुलाम चल रहा है, तेरा आस्तां सलामत। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। तो कलाम जो है ये जो मुख्तलिफ़ जगहों से इकट्ठा करते हैं, कोई ख़ास है जिनके आपको कलाम पढ़ने में मज़ा ज़्यादा आता है? जी, महफिल में चूँकि थोड़ा सा एक और टाइप होता है कलाम पढ़ने का, वो थोड़ा सा एक चलत कलाम पढ़ना पड़ता है। टीवी पे थोड़ा सा जो है वो अदबी चूँकि एक माहौल बना हुआ होता है, वो सामाईन हर तरह के सामाईन होते हैं, तो वो फिर टीवी पे पढ़ने के लिए अलग सा थोड़ा सा कलाम है, उसका चुनाव करना पड़ता है। अच्छा, अभी आप हमें क्या सुनाएंगे मज़ीद? अभी मैं आपको एक कलाम है हज़रत ताइब रहमतुल्लाह अलैह, उनका लिखा हुआ कलाम है, उसके चंद अशार मैं आपको सुनाऊंगा। ठीक है जी, बिल्कुल, बिस्मिल्लाह कीजिए जी। खुशबू है दो आलम में तेरी किस्मों से बयां तेरे औसाफ़े हमीदा, किस्मों से बयां तेरे औसाफ़े हमीदा, तुझ सा कोई न आएगा जहां में, तुझ सा कोई आया है न आएगा जहां में, देता
यूं दूर गायब में हरी में नबी से यूं दूर ताइब में हरी में नबी से सहरा में हो जिस तरह कोई शाखे बुरी दादा किस्मों से तेरे औसाफ़े हमीदा खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चिदा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच ज़ीशान कादरी हमारे साथ शो में मौजूद थे और हिदायत पेश कर रहे थे भी। और इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।